today we will read the doctrine of lapse. And it was the policy of the company, and it was imposed by the Lord Dalhousie, and he was the Governor General of India from the year 1848 to 1856, and he devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse. The doctrine declared that of an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. That means जो भारतीय शासक थे और अगर उनकी मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती थी तो उस राज्य को कंपनी के द्वारा जो है विलय कर लिया जाता था और फिर वो राज्य जो है वो कंपनी का हिस्सा होता था। एक राज्य से दूसरे राज्य जो है इस प्रकार से उस पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी जैसे जो राज्य थे उनको इसी पॉलिसी के अंतर्गत कंपनी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है मिला लिया गया था। फाइनली 1856 में कंपनी ने देखा अवध की ओर, है ना, तो उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया था, उन्होंने कहा कि जो अवध का नवाब है वो अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा है और वो जो सरकार चला रहा है, वो जो शासन कर रहा है अवध का नवाब, वो सही तरीके से शासन नहीं कर पा रहा है, वो मिस गवर्नमेंट जो है दे रहा है लोगों को, जिसके कारण लोगों का नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से इसी पॉलिसी को उन्होंने अवध के ऊपर भी इम्पोज किया था 1856 में। जबकि अगर हम देखें तो 1857 में जब क्रांति हुई तो अवध के लोगों ने 1857 की क्रांति में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया था कंपनी की तरफ से। ठीक है ना। नाउ वी विल रीड सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। नई जो एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसीज़ बनाई गई वो किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। वॉरेन हेस्टिंग्स, he was the Governor General of India from 1773 to 1785। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर थे और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था कंपनी की पावर को बढ़ाने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए। By his time the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras। उसी समय जो है कंपनी ने केवल बंगाल में ही नहीं, उसके अलावा बॉम्बे और मद्रास में भी अपनी शक्ति को बढ़ाया था, अपनी पावर्स को इंक्रीज़ किया था। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। जो ब्रिटिश टेरिटरीज होती थी उनको दो प्रकार जो यूनिट्स थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जिनको कहा जाता था, उनमें बांटा गया था और उन्हें प्रेसिडेंसीज कहा जाता था। इनमें 3 मुख्य प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, और ईच वॉज रूल्ड बाय ए गवर्नर। और प्रत्येक प्रेसिडेंसी के ऊपर जो है गवर्नर जो है वो शासन करता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे सर्वोच्च मुखिया होता था वो गवर्नर जनरल होता था। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अनेक जो है प्रशासनिक सुधार किए, नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। अगर हम देखें तो सबसे अधिक उन्होंने न्याय के संदर्भ में, है ना, उन्होंने सुधार किए थे। 1772 से ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश्ड। एक न्याय की एक नई जो व्यवस्था है उसको स्थापित किया गया था। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स। प्रत्येक ज़िले के अंदर 2 कोर्ट होते थे। एक क्रिमिनल कोर्ट होता था जिसको फौजदारी अदालत कहा जाता था, एक सिविल कोर्ट होता था जिसे दीवानी अदालत कहा जाता था। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेसिडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। जो मौलवी होते थे या जो हिंदू पंडित होते थे वो भारतीय कानूनों को इंटरप्रेट करते थे, उनकी व्याख्या करते थे, और जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते थे वो सभी जो है सिविल कोर्ट्स को प्रेसिडेट करते थे, वो उनकी अध्यक्षता करते थे। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी। जो क्रिमिनल कोर्ट होता था वो काजी के अंडरटेकिंग में होता था, एंड मुफ्ती वट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। और एक मुफ्ती जो होता था वो
कलेक्टर के सुपरविजन के अंदर कार्य करता था। इसमें 2 पॉइंट आपको दिए हैं। काजी एक जज होता था, मुफ्ती कौन होता था? ए ज्यूरिस्ट ऑफ द, अगर हम देखें तो कौन होता था? ए ज्यूरिस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। ठीक है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता था। ठीक है, और जो मुस्लिम कानूनों को काजी के द्वारा प्रशासन दिया जाता था या उनको शासित किया जाता था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब एक पॉइंट और है इसमें, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट को बोलते हैं, नॉर्मली हम अपनी लैंग्वेज अगर देखें तो उसको कहा जाता है महाभियोग। ए ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड फॉर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट ब्रॉट अगेंस्ट अ पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। एक ट्रायल चलाया जाता था हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा इंग्लैंड में, जब किसी के ऊपर इस प्रकार के चार्जेस लगाए जाते थे कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ है या हाउस ऑफ कॉमन्स के अगर वो खिलाफ होता है तो उसके ऊपर इस प्रकार के चार्जेस जो है अगर होते थे तो उसके खिलाफ जो है एक ट्रायल जो होता था उसको इम्पीचमेंट कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो है एक प्रशासनिक व्यवस्था जो है उस समय इम्प्लीमेंट की गई थी। ए मेजर प्रॉब्लम वॉज दैट द ब्राह्मण पंडित्स गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ लोकल लॉस बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्र। एक जो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम था ब्राह्मण पंडित्स का, उन्होंने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिए थे, खास करके स्थानीय कानूनों को का जो आधार था, है ना, स्थानीय जो कानून थे उसके अलग अलग जो है इंटरप्रिटेशंस दिए गए और अलग अलग जो स्कूल्स थे, है ना, वो धर्मशास्त्र कहलाए। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। और उसमें अगर हम देखें जो ये कि यूनिफॉर्मिटी बनाई गई, एक सार्वभौमिकता जिसको हम कहते हैं, तो 1775 में करीब 11 जो पंडित थे उनसे पूछा गया था कि हिंदू जो कानून है उनको किस प्रकार से कंपाइल करके डाइजेस्ट किया जा सकता है। एन.बी. हॉलहेड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। एन.बी. हॉलहेड ने जो है इसको ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया था। बाई 1778 ए कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। 1778 से मुस्लिमों का जो कानून था, मुस्लिमों की जो संहिता थी कानूनों की, उसे कंपाइल करके यूरोपियन जजेस के द्वारा लाभदायक बनाया गया था। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ए न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड। 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के अंतर्गत एक नए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजामत अदालत वॉज ऑल्सो सेट अप एट कैलकाटा। जबकि एक कोर्ट ऑफ अपील बनाया गया था, एक सदर निजामत अदालत जिसको कलकत्ता के अंदर स्थापित किया गया था। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर एज द टाइटल सजेस्ट। हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर in his district with the help of judges, police officers and darogas. His office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. जो एक सबसे जो मुख्य फिगर होता था इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स में या भारतीय जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, जो ज़िले थे, उनमें एक जो सबसे प्रमुख जो फिगर होता था उसको कलेक्टर कहा जाता था। ये एक टाइटल उस समय सजेस्ट किया गया था और उसका जो मुख्य कार्य होता था वो रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और वो जजेज की सहायता से पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था। वहाँ से टैक्सेस को कलेक्ट करता था, रेवेन्यूज़ को कलेक्ट किया जाता था। जो पुलिस ऑफिसर्स और दरोगास ये सभी उसके सहायक होते थे। उसका जो ऑफिस होता था उसको कलेक्ट्रेट कहा जाता था। बाद में एक अगर हम देखें तो ये जो है एक नया सेंटर बना था पावर का, ठीक है, और उसको रिप्लेस किया गया था प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। जो पहले जो पावर्स का यूज़ करने वाले जो लोग थे उससे उसको रिप्लेस करके जो है कलेक्ट्रेट जो है उसको बनाया गया था। नाउ वी विल रीड द कंपनी आर्मी। Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. भारत के अंदर जो औपनिवेशिक शासन रहा उसमें कुछ नए जो आइडियाज़ थे एडमिनिस्ट्रेशन के या जो रिफॉर्म्स के जो आइडियाज़ थे सत्ता के अतिरिक्त, ठीक है,
तो सत्ता के अतिरिक्त अगर हम देखें तो उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी मिलिट्री पावर्स का भी यूज़ किया था। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी सवास। जो मुगल सेना होती थी उसमें मुख्यतः सवार्स होते थे, ट्रेंड सोल्जर्स होते थे जिनको हॉर्स बैक कहा जाता था, इन्फेंट्री होती थी दैट इज़ पैदल जो फुट सोल्जर्स जो पैदल चलने वाले भी सिपाही होते थे। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी और उनको जो है तीरंदाजी का भी ट्रेनिंग दिया गया था। एंड द यूज़ ऑफ द सोर्ड और वो तलवार का भी उपयोग कर सकते थे। ठीक है। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। जो कैवलरी होता था उसको डोमिनेट करने के लिए आर्मी और जो मुगल स्टेट होता था उसको नहीं लगता था कि कोई अब आवश्यकता है कि उसको ज़्यादा प्रोफेशनल या ट्रेंड इन्फेंट्री की नीड है। द रूरल एरियाज had a large number of armed peasants and the local जमींदार्स often supplied the Mughals with पैदल soldiers। तो जो रूरल एरियाज होते थे खास करके जहाँ अधिक संख्या में आर्म्ड पीसेंट्स होते थे या जो लोकल जमींदार्स होते थे उनको मुगल्स जो है मुगल सेना के लिए पैदल सोल्जर्स सप्लाई किए जाते थे। आज भी अगर हम देखें तो जो भारतीय सेना होती है भारतीय सेना के अंदर जितने जो जवान होते हैं वो मोस्टली अगर हम देखें फार्मर्स है ना, यानी कि फार्मर्स के बेटे होते हैं, पीसेंट्स के बेटे होते हैं जो कि देश की सेवा में लगे होते हैं। इसी प्रकार से पहले अगर हम देखें ब्रिटिश शासन के दौरान भी जो पीसेंट्स थे जो फार्मर्स थे या जो लोकल अगर हम कहें लोकल जो जमींदार्स होते थे उनका तो वो सभी जो है कहीं ना कहीं जो है आर्मी के अंदर पैदल सोल्जर्स के रूप में जो है सेवा करते थे। ए चेंज अकर्ड इन द 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers। एक जो परिवर्तन आया 18वीं शताब्दी में जब मुग़ल जो उत्तराधिकारी हुए जैसे अवध जैसा स्टेट था बनारस था वहाँ पर पीसेंट्स को रिक्रूट करने की प्रक्रिया जो शुरू हुई आर्मी के अंदर और फिर उनको ट्रेनिंग दे करके प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाया गया। The East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया इसी मेथड को जब अपनाया तो उन्होंने इसी प्रकार से रिक्रूटमेंट करना प्रारंभ किया सेना के अंदर विच केम टू बी नोन एज द सिपॉय आर्मी और बाद में इसको सिपॉय आर्मी के नाम से जाना गया फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर। जैसे भारतीय जो शब्द होता है उसमें हम सिपाही कहते हैं, इंग्लिश में सिपॉय कहते हैं, जैसे इसका मीनिंग क्या होता है वैसे सोल्जर उसको कहा जाता है। एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज्ड फ्रॉम द 1820s युद्ध नीति में युद्ध की जो तकनीक थी उसमें जो परिवर्तन आया 1820 के दशक से द कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड। ठीक है, जो कैवलरी का जो रिक्वायरमेंट था कंपनी की फौज में उसका पतन हो गया था, डिक्लाइंड हो गया। एंड दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, क्योंकि जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो बर्मा में लड़ रहा था। ठीक है ना। अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। अफगानिस्तान और इजिप्ट जहाँ पर जो सोल्जर्स थे उनको आर्म्ड यानी कि उनको हथियार देने के लिए मस्केट्स और मैचलॉक्स का उपयोग किया जाता था। द सोल्जर ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस एंड चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। तो जो कंपनी के जो सोल्जर्स थे कंपनी आर्मी के वो उसी पेस को उसी गति को बनाने के लिए जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स की जो नीड होती थी उसमें कुछ परिवर्तन आए इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के लिए। ठीक है, और बाद में वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण बने। इन द अर्ली 19th century द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिशर्स ने एक अगर हम देखें यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को डेवलप किया उसको विकसित किया। यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर से मतलब होता है एक सार्वभौमिक जो एक सैन्य जो संस्कृति थी उसको विकसित किया गया था। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। अब सोल्जर्स को जो है वो यूरोपियन स्टाइल में जो है उनको ट्रेन किया जाने लगा। एंड ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। ठीक है, अब उनको ड्रिलिंग और डिसिप्लिन को रेगुलेट करके उनकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आए जो पहले नहीं होते थे। ठीक है, ऑफन हिज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। इसके अतिरिक्त जो है कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग्स अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स।
तो जो समस्याएं जो क्रिएट हुई, चाहे वो कास्ट की समस्या हो, चाहे वो कम्युनिटी, जैसे उनको लगता था या वो लोग ऐसा फील करते थे, उनको इग्नोर किया गया, क्योंकि एक प्रोफेशनल सोल्जर्स की फोर्स जो है उसको बिल्डअप करना था। तो उसको बिल्डअप करने के लिए कास्ट और कम्युनिटी की जो व्यवस्था थी उसको इग्नोर किया गया। कुड इंडिविजुअल और ईजिली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग्स, क्या जो इंडिविजुअल्स थे वो आसानी से अपनी जाति या अपने धर्म की जो मान्यताएं थी उनको इग्नोर कर सकते थे, है ना। कुड दे सीज देमसेल्व्स ओनली एज सोल्जर्स, क्या वे अपने आप को एक सोल्जर्स के रूप में देख सकते थे, एंड नॉट एज मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, है ना कि एक कम्युनिटीज़ के सदस्य के रूप में। व्हाट डिड द सिपॉय फील, है ना, सिपॉयज जो है वो क्या महसूस कर सकते थे, हैं क्या महसूस करते थे उस समय। तो हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइफ्स एंड देयर आइडेंटिटी, और उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, उनके रहन सहन में क्या क्या परिवर्तन आए, उनकी आइडेंटिटी में जो परिवर्तन हुए उसके खिलाफ उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। दैट इज़ देयर सेंस ऑफ हु दे वर, है ना, उनका जो सोचने का तरीका था, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, है ना, वो कैसा था, वो कैसा सोचते थे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 गिव्स अस अ ग्लिम्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ द सिपॉयज। यू विल रीड अबाउट दिस रिवॉल्ट इन चैप्टर 5। 1857 की जो क्रांति हुई, जो रिवॉल्ट हुआ, उसने एक ऐसा ग्लिम्स दिया पूरे विश्व को, और ख़ास करके सिपॉयज को, जो सिपाही थे, ठीक है। तो उसके बारे में हम चैप्टर 5 में अध्ययन करेंगे। जो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके बारे में हम जो है चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम फाइनली वी रीड द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, ओके। दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू ए टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। यद्यपि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस तरीके से एक व्यापारिक कंपनी से, है ना, एक टेरिटोरियल कंपनी पावर के रूप में ट्रांसफॉर्म हुई, ठीक है। उसने जो अपनी शक्ति बढ़ाई वो एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में कैसे परिवर्तित हुई। तो द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th century also added this process. Till then, it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. Steamships reduced the journey time to time, weeks enabling more Britishers and their families to come to a far off country like India. तो जो न्यू स्टीम्स टेक्नोलॉजीज थी जो भारत में आई 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तो इस प्रोसेस को उसमें जोड़ा गया था, ठीक है। जब तक कि अगर हम देखें सभी जगह, है ना, एनीवेयर 6 and 8 मंथ, करीब 6 से 8 महीने तक वो ट्रैवल करते थे, ठीक है, बाय द सी रूट्स, और उस सी रूट्स के माध्यम से वो भारत आए। तो स्टीम शिप जो है उसको रिड्यूस किया गया था और जर्नी टाइम रिड्यूस किया जाता था उसके द्वारा, और करीब 3 वीक्स जो है लगते थे उसमें। और ज़्यादातर जो ब्रिटिश और उनके जो परिवार थे वो दूर, अगर हम देखें काफ़ी दूर देशों में, जैसे इंडिया के अंदर भी वो आए भारत में इंग्लैंड से, तो काफ़ी समय उनको लगा आने में, अराउंड 3 वीक्स उनको उस समय लगता था बाई सी रूट्स। 1857 से द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 1857 से देखें तो कंपनी जो है उसने सीधे तौर पर जो अपना शासन है करीब 63% राज्य क्षेत्र पर, और करीब 78% जो जनता थी या जो जनसंख्या थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो लोग थे उनके ऊपर उनका सीधा आधिपत्य था। कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी, और इसके साथ ही अगर हम देखें इनडायरेक्ट रूप से उनका जो प्रभाव था बाकी के जो टेरिटरीज बचे थे उनके ऊपर भी उनका इनडायरेक्ट रूप से एक प्रभाव कायम था। एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, है ना, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी अब उसने क्या है लगभग पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया था समय के साथ, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है, इस अध्याय के अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक ट्रेडिंग कंपनी जो है वो एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर के रूप में डेवलप हुई, और उसने भारत में वो एक व्यापारी कंपनी के रूप में आई, और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से अपनी शक्ति को बढ़ाया और भारत के अनेक राज्य क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया।
तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1757 से हुई, जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो प्लासी के युद्ध से लेकर के 1857 की जो क्रांति थी, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह था भारतीय इतिहास में, हम उसको जो है प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि ज़्यादातर जो समाज के जो लोग थे, जो अलग अलग वर्गों के जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पावर के खिलाफ खड़े हो गए थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि बाद में उसको कुछ गद्दारों की वजह से, है ना, कुछ गद्दार थे जिनकी वजह से उस जो है मूवमेंट को दबा दिया गया। और कंपनी ने फिर उसके बाद काफ़ी परिवर्तन भी किए, तो उसके बारे में हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। लेकिन इस अध्याय में जो हमने अलग अलग जो पॉलिसीज़ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के द्वारा भारत के अंदर जो इम्पोज की गई, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, चाहे वो सब्सिडायरी अलायंस हो, ठीक है, इस प्रकार की जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके भारत में उन्होंने सत्ता पर जो कब्जा किया, ये तो कुछ पॉलिसीज़ थी। इसके अलावा उन्होंने युद्ध भी लड़े, चाहे वो मराठाओं के साथ युद्ध हुआ हो, चाहे अगर हम देखें वो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ युद्ध हुआ हो, हैदर अली के साथ युद्ध हुआ हो, ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ हो, ठीक है, बक्सर में मीर कासिम था, ठीक है, और शुजाउद्दौला था। और ये जो इनके साथ मिलकर के जो उन्होंने युद्ध लड़ा और अंग्रेज़ों ने बक्सर के युद्ध में इन संयुक्त सेनाओं को जो पराजित किया, तो उसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो कहने का अर्थ है उन्होंने हर तरीके की जो है नीति का अनुसरण किया और तब जाकर के भारत के राज्य क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, तो ये जो अध्याय है वो कंपनी का जो रूल था, कंपनी का जो शासन था, वो किस प्रकार से इंक्रीज़ हुआ और उसने कैसे भारत के अलग अलग राज्य क्षेत्रों पर जो है कब्जा किया, वो सभी हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अब क्या करना है कि इस अध्याय को पढ़ना है, पूरा स्टडी करना है और कहीं पर कोई समस्या, क्योंकि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य, हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए कि हम उसको एक कहानी के रूप में पढ़ें। ठीक है, और जब हम उसको कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो हमें इसके जो इंसिडेंट्स हैं, उसकी जो इवेंट्स जितने भी हुए वो सारे लगभग हमें याद हो जाएंगे। फिर अगर कोई हमसे पूछता है तो हमें कुछ जो कैरेक्टर्स उसके अंदर होते हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट फिगर्स होते हैं, जैसे अभी मैंने वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बताया, आपको डलहौजी के बारे में बताया, ठीक है, तो ऐसे जो लोग थे, चाहे सिराजुद्दौला हो, चाहे वो रॉबर्ट क्लाइव हो, तो उनकी कहानी को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे और समझ लेंगे तो हमें ये ज़्यादा लंबे समय तक हम इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जो है इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके।